हेलो। Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई की चैनल के ऊपर। मेरा नाम प्रतीक नायक है और हम लोग फिर से शुरू करते हैं एनसीईआरटी के क्लास 9 के चैप्टर को। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको मॉडर्न एग्रीकल्चर के बारे में बताया था और आपको समझाने की कोशिश की थी कि जब मॉडर्न एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है तो इंग्लैंड के अंदर मॉडर्न एग्रीकल्चर कैसे आया, अमेरिका के अंदर मॉडर्न एग्रीकल्चर कैसे आया, और मेनली हमने इंग्लैंड को पूरा पूरा देख लिया था। हमने यूएसए के बारे में भी समझने की कोशिश की थी कि अमेरिका के अंदर किस तरह से आधुनिक खेती का विकास होता है, क्या कहाँ कहाँ पे अमेरिका के अंदर और भी लोग सेटल होते हैं, और किस तरह से अमेरिका के अंदर वेस्टर्न एक्सपांशन हो गए इन द एग्रीकल्चर एरियाज। तो इन दिस वे वी हैड डिस्कस द प्रीवियस सेशंस। हमने बहुत डिटेल वे के अंदर एग्रीकल्चर को डिस्कस किया था, बताने की कोशिश की थी कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। फॉर दो स्टूडेंट्स हु जस्ट न्यूली ज्वाइंड ऑन दिस प्लेटफॉर्म, मैं उनका वेलकम करता हूँ ये प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस के अंदर एंड आई हैव गाइडेड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, जहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के अंदर है बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी करवाने के लिए। आई ऑल्सो टीच ऑन अनअकैडमी प्लस और मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप हमारे साथ अनअकैडमी प्लस के ऊपर भी जुड़िए। इट्स अ पेड प्लेटफॉर्म, ये सब्सक्रिप्शन वाला प्लेटफॉर्म है। इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जैसे ही अनअकैडमी प्लस के ऊपर जुड़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको यूपीएससी की जो तैयारी है उसमें कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन एंड अनलिमिटेड टाइम आप लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के द्वारा। मेरे भी यहाँ पे कोर्सेज चलते हैं। अभी मैंने रीसेंट कोर्स जो लॉन्च किया है वो है हिस्ट्री आंसर राइटिंग को लेके। इट इज़ मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल थिंग, जहाँ पे हैंड्स ऑन अप्रोच के द्वारा मैं आंसर राइटिंग करा रहा हूँ। आई एम गिविंग यू द डिस्कशन ऑन द आंसर राइटिंग और समझा रहा हूँ कि कैसे हिस्ट्री के अंदर आंसर राइटिंग किया जा सकता है, कहाँ कहाँ लैक्यूनेज होते हैं, और जनरली हम लोग इसको लाइव क्लास में डिस्कस करते हैं। लाइव क्लास में डिस्कशन से फ़ायदा ये होता है कि आंसर जो होता है उसको लेके जो भी बच्चों की क्वेरीज होती है वो भी सॉल्व हो जाती है और पूरी कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी होती है। यू कैन जॉइन अस ऑन दिस कोर्स। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो यू कैन ऑलवेज यूज़ द डिस्काउंट कोड PN लाइव। ये डिस्काउंट कोड से आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आपकी जो तैयारी है बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली हो जाएगी, है ना। तो मोस्ट वेलकम है आप लोगों को, यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस विथ दिस प्लेटफॉर्म एंड आप तैयारी कर सकते हो। आप अनअकैडमी प्लस के ऊपर जुड़ोगे, आपको बहुत एडवांटेज होगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगे, टेस्ट और क्विज, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होगा। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं, उनके क्लासेस भी आप एक्सेस कर पाओगे। मेरे जितने भी कोर्सेज है हिस्ट्री को लेके, वो चाहे प्रीलिम्स मेंस को लेके हो, मॉडर्न मिडिवल एंशियंट पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्ल्ड हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर हो, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस प्लेटफॉर्म। मतलब ऐसा है कि आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लो और पूरी की पूरी तैयारी आपकी यहाँ से ही कवर हो जाएगी। जब हम लोग हिस्ट्री की बात करेंगे तो मेरी 3000 से ज़्यादा स्लाइड्स आपको अवेलेबल कराई जाएगी जो हैंडआउट के रूप में है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट ले सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो। इसके अलावा जितने भी जनरल स्टडीज़ के टॉप एजुकेटर्स हैं उनके कोर्सेज आप देख पाओगे। ऐसा नहीं कि खाली मेरे ही सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी होगी। लाइव क्लासेस देखिए, आंसर राइटिंग, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाएगा। कहीं से भी आप अटेंड भी कर सकते हो। टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं और एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा फॉर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। इफ यू वांट टू वॉच एनी काइंड ऑफ लाइव क्लासेस, प्ले स्टोर ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिए। अपना गोल जो है वो यूपीएससी सीएसई रखिएगा। और सब्सक्रिप्शन दो प्रकार के अवेलेबल है, एक प्लस सब्सक्रिप्शन है, एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल कोच अलॉट किया जाएगा। ये पर्सनल कोच आपको हेल्प करेंगे इन योर पेपर स्टाइल एंड आंसर राइटिंग से लेके पूरी की पूरी डेली फीडबैक आपको सब कुछ देंगे। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको टेस्ट सीरीज, स्ट्रक्चर, शेड्यूल, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और लाइव क्लासेस तो मिलेंगे ही। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इवेंचुअली एज अ मेंटर मैं तो आपके साथ रहूंगा ही, क्योंकि आप इनफैक्ट मेरे साथ जुड़ रहे हो। आपको ये डिस्काउंट कोड यूज करना है PN लाइव वाइल टेकिंग एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर। यू आर सपोज टू यूज दिस डिस्काउंट कोड PN लाइव। आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। 1 साल का 44,500, 2 ईयर्स का 64,800, 3 ईयर्स का 81,000। इन सब जगह के ऊपर आप यहाँ पे डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप देखोगे तो 1 ईयर का 62,500, 96,300 फॉर 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स का 1,26,900। इसमें भी अगर आप डिस्काउंट कोड PN लाइव यूज़ करोगे तो भी आपको इनफैक्ट ये कंप्लीट फीस के अंदर आपको मिल जाएगा। EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। EMI ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन via the EMI option as well. Other than this, जब मैं आपको इनफैक्ट ऑप्शनल के बारे में बताना चाहूँगा तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप
अनअकैडमी के अंदर ऑप्शनल की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर दी ऑप्शनल सब्जेक्ट एज वेल। ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर आपको पबेड से लेके, हिस्ट्री से लेके, एंथ्रोपोलॉजी से लेके, एग्रीकल्चर से लेके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब की प्रिपरेशन आपको हेल्पफुल हो जाएगी। ऑप्शनल के लिए आपको अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। इसमें आपको 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स एंड 36 मंथ्स, मतलब आप पकड़ के चलिए बहुत ही वेरिएशन वाले आपको सब्सक्रिप्शन प्लान्स अवेलेबल है। मैं सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम 6 मंथ्स या 12 मंथ्स लीजिए, या अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में और अभी से ही ऑप्शनल की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो 2 साल का भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। 1 ईयर का 22,500 है, 6 मंथ्स का 22,500 है, 1 ईयर का तो 27,500 के अंदर ही कवर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 मंथ्स और 12 मंथ्स के अंदर आई सजेस्ट कि यू कैन गो फॉर 12 मंथ्स। यहाँ पे भी आप डिस्काउंट कोड PN Live यूज करिए और आपको 10% डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड दी क्लासेस। आप जुड़ सकते हो। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर कैसी तैयारी होती है वो देखनी है तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे फ्री क्लासेस को अटेंड करिए। दे आर फ्री क्लासेस, दे आर स्पेशल क्लासेस। ये स्पेशल क्लासेस आपको कॉम्प्रिहेंसिवली हेल्प करेंगे इन योर प्रिपरेशन और आपको मदद करेंगे कि किस तरह से आप अनअकैडमी के अंदर जुड़ोगे। यहाँ पे मैंने स्पेशल क्लासेस मेरी प्रोफाइल के अंदर आपको मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है जहाँ पे मैंने प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को कराया हुआ है। आई हैव ऑल्सो डन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, आज़ादी के बाद का जो भारत है उसके अंदर भी मैंने काफ़ी सारी डिस्कशन कराई है। आप वो भी अटेंड कर सकते हो। मोस्ट वेलकम आपको होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पीजेंट एंड फार्मर्स के टॉपिक को, जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ने की शुरुआत की थी। और मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर जो इनफैक्ट और पूरे दुनिया के अंदर जब आधुनिक खेती की शुरुआत हुई, व्हेन द मॉडर्न एग्रीकल्चर स्टार्टेड, तो मॉडर्न एग्रीकल्चर ने इम्पैक्ट क्या किया, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द मॉडर्न एग्रीकल्चर ऑन द वर्ल्ड। तो मैंने आपको बताया था कि जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है, मॉडर्न एग्रीकल्चर ने पूरी तरह से इंग्लैंड की खेती को बदल दिया। और कैसे बदला था, तो एंक्लोजर सिस्टम के बारे में हमने देखा था। साथों साथ आपको बताने की कोशिश की थी कि इंग्लैंड के अंदर जो खेती थी वो खेती के प्रावधान के मुजब से हमने देखा था कि वहाँ पे पहले कॉमन लैंड हुआ करती थी, ओपन फील्ड्स हुआ करते थे, वो सब बदल गए। फिर कमर्शियलाइजेशन हुआ, मैकेनाइजेशन हुआ, लोगों ने बेसिकली खेती को बहुत टारगेट भी किया, मतलब जो जो लोग खास करके थ्रेसिंग मशीन का यूज़ कर रहे थे उसको टारगेट किया। इन सब पॉइंट्स को हमने प्रीवियस सेशन के अंदर पढ़ा था। आज हम लोग जो मेन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं कि किस तरह से अमेरिका के अंदर इनफैक्ट मॉडर्न एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर अमेरिका की थोड़ी बहुत स्टोरी बताई थी और समझाने की कोशिश की थी कि ये जो अपलाशियन माउंटेन्स है अमेरिका के अंदर, ये अपलाशियन माउंटेन्स के ईस्ट साइड के ऊपर, ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द अपलाशियन माउंटेन्स वी फाइंड द वाइट सेटलर्स यूज टू स्टे। ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द अपलाशियन माउंटेन्स, यहाँ पे आपको अमेरिका के अंदर की जो लोकल कम्युनिटीज़ है जिसे रेड इंडियंस के रूप में पहचाना जाता है, ये लोग रहा करते थे। और कहानी आपकी घुमा फिरा के यही होगी कि व्हेन दी वाइट सेटलर्स स्टार्टेड मूविंग इनसाइड ऑन दी वेस्टर्न एरियाज, जब बेसिकली अपलाशियन माउंटेन्स को क्रॉस करके आपके वाइट कम्युनिटी के लोगों ने एंटर करने की शुरुआत की, तो अमेरिका के अंदर भी एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है। बड़े बड़े साइज ऑफ फार्मिंग की शुरुआत होगी और ये फार्मिंग जब बढ़ता बढ़ता धीरे 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 हम लोग देखते हैं कि वहाँ के जो वाइट सेटलर्स थे वो लोग ने बेसिकली रेड इंडियंस को हटा दिया, उनको खदेड़ दिया और पूरी तरह से अमेरिका के अंदर एग्रीकल्चर की पूरी प्लान सिस्टम को बदल दिया। हमने देखा था कि इनफैक्ट अमेरिका को पूरी तरह से इन्होंने डिवाइड कर दिया एंड बाय द मिड ऑफ 1920s, 1920 के मिड तक आते आते सेंट्रल अमेरिका के अंदर कॉर्न की खेती की शुरुआत होनी। उसके साथ साथ हमने ये भी देखने की कोशिश की थी कि कहीं कहीं पे वीट, कहीं कहीं पे कॉटन। अगर आप देखोगे यहाँ पे पेस्टोरल लैंड, यहाँ पे है मतलब वही पेस्टोरल लैंड, और ऊपर भी आपको वीट का ग्रोथ होना। ये सब चीज़ें रातों रात नहीं होती है, क्योंकि इनिशियली अमेरिका के अंदर जो एग्रीकल्चर के लोग थे या वाइट सेटलर्स थे वो खाली ये जो मैंने रेड हाईलाइट किया है वहाँ पे ही रहते थे। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये लोग ने माइग्रेट करके यहाँ पे जंगल साफ करके वहाँ पे अपनी खेती को डेवलप कराना शुरू किया था। कल के क्लास के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि वीट कल्टीवेशन कैसे होता है। इनिशियली इतने ही रीजन्स में लोग सेटल थे, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए और फाइनली 1920 तक आते आते पूरा का पूरा अमेरिका के अंदर सेटलमेंट होने की शुरुआत हुई। तो ये जो सिचुएशन बनी अमेरिका के अंदर, ये रातों रात नहीं बनी थी। वहाँ बहुत सारे लोगों ने मेहनत किया था। वीट की फार्मिंग सबसे प्रोमिनेंट रहती है और वीट के कारण ही अमेरिका माला माल हो गया था। तो हमने इतना प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था। अब हमको ये समझना है कि अमेरिका ने जो इतना सारा एक्सपांशन किया है वीट के अंदर, अमेरिका ने जो पूरी की पूरी जो डेवलपमेंट की अपनी खेती को लेके और खास करके उन्होंने वीट फार्मिंग और ये सब किया है, वो बेसिकली कैसे हो पाया, हाउ दिस थिंग टुक प्लेस आप, ठीक है ना। तो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि एक टाइम के ऊपर अमेरिका के अंदर 45 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड के अंदर वीट का कल्टीवेशन होता था 1910 के अंदर।
1919 में हमको आंकड़ा मिलता है 74 मिलियन एकड़। सो यू कैन इमेजिन कि अमेरिका के अंदर कितना सारा वीट का प्रोडक्शन हुआ है। और ये सब चीज़ें रातों रात नहीं होती है। इनफैक्ट अमेरिका के अंदर ये सब चीज़ें करने के पीछे का एक कारण था, वो था न्यू टेक्नोलॉजी की शुरुआत होना। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि जब आप प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करते हो और आपके पास फार्म की साइज बहुत लार्ज है, यू हैव गॉट वेरी फार्म साइज इज़ वेरी लार्ज साहब। आपके पास जो जंगल है बेसिकली, या जो आपके खेत है वो बहुत ही लार्ज है। वहाँ पे आपके पास लेबर की ऑलरेडी कमी है क्योंकि पॉपुलेशन उतनी भी नहीं बढ़ी है साहब, ठीक है। और लेबर्स में तो पहले क्या था कि स्लेवरी सिस्टम अमेरिका के अंदर हुआ करती थी। तो पहले बेसिकली जो गुलाम थे ना, ये ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे, उनको बेसिकली ये लोग खेतों में किसान के लिए काम करवाने के लिए भेज दिया करते थे। पर स्लेवरी सिस्टम को यहाँ पे एंड कर दिया गया था 1860s तक आते आते, 1865 तक आते आते अब्राहम लिंकन ने 13th अमेंडमेंट पास करा के बेसिकली स्लेवरी सिस्टम को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया था। तो जब स्लेवरी सिस्टम आपकी पूरी तरह से अबॉलिश हो जाती है, आपके यहाँ पे सिचुएशन की जब हम लोग ओवरऑल बात करते हैं, तो लेबर की जो कंडीशन है वो भी इनफैक्ट अब बदलने की शुरुआत हो जाएगी। तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन साहब, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इन द यूएसए, अमेरिका के अंदर जब हम लोग बात करेंगे, तो आपके यहाँ पे प्रोडक्शन की जो कंडीशन है वो बहुत ही ह्यूज थी। आपके यहाँ पे फार्म साइज बहुत ही लार्ज हुआ करती थी, लेबर की कमी थी। आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है साहब, ठीक है, आपको और प्रॉफिट कमाना है, आपको एक्सपांशन करना है, तो ये सब चीज़ें विदाउट टेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं हो सकती। जैसे इंग्लैंड के अंदर थ्रेशर के मशीन्स का यूज़ करने की शुरुआत हुई, इंग्लैंड के अंदर हुआ कि नहीं हुआ साहब, है ना? थ्रेशर के मशीन्स का यूज़ करने की शुरुआत हुई। कुछ उसी प्रकार की चीज़ें आपको अमेरिका के अंदर भी मिल जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो वी फाइंड कि इन द यूएसए हमको अमेरिका के अंदर ये सब चीज़ें मिलती रहती है, और वहाँ से ही हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से नई टेक्नोलॉजी अमेरिका की खेती को आगे लेके जाती है साहब, ठीक है ना? तो वी फाइंड कि द ड्रामेटिक एक्सपेंशन इन द अमेरिका के अंदर जो बेसिकली वीट का जो एक्सपांशन हुआ है, बहुत बड़ी मात्रा में जंगल साफ किए गए हैं, बहुत सारा प्रोडक्शन हुआ है, वो पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो कुछ नहीं हो पाता, समझे कि नहीं समझे, है ना? तो एनसीईआरटी लिखती है, दो द 19th सेंचुरी एज द सेटलर्स मूव्ड इनटू न्यू हैबिटेट्स, ये लोग बेसिकली जब नए विस्तार के अंदर मूव करने की शुरुआत करते हैं, दे मॉडिफाइड देयर इंप्लीमेंट्स टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स। अब देखिए, पहले मैंने आपको बताया था कि अमेरिका का ये मैप है, पहले व्हाइट लोग यहाँ पे ही रहा करते थे, नाउ दे मूव्ड इनसाइड साहब, ठीक है। तो जब ये लोग अंदर की साइड में जाने की शुरुआत करते हैं, व्हेन दे स्टार्टेड मूविंग इनसाइड, तो पता चल रहा है कि अब पूरी की पूरी सिस्टम बदल रही है। व्हेन दे एंटर्ड द मिड वेस्टर्न प्रेरी, प्रेरी का मतलब अगर आपको पता होगा कि ये आपके ग्रासलैंड्स है, बड़े बड़े ग्रासलैंड्स आते हैं। द सिंपल प्लॉ द फार्मर्स यूज इन द ईस्टर्न कोस्टल एरियाज ऑफ द अमेरिका वॉज प्रूव इनइफेक्टिव। मतलब क्या है कि पहले जो यहाँ पे ईस्ट कोस्ट के अंदर फार्मिंग होती थी, ये ईस्ट कोस्ट की फार्मिंग की खासियत ये थी दोस्तों कि वहाँ पे इनफैक्ट आप जो मशीन्स यूज़ करते थे बहुत ही सिंपल थे। अब जैसे प्ला हुआ करता था, हल कहते हैं हम लोग, हल के बारे में अगर आपको पता होगा प्ला के बारे में, तो प्ला तो सबसे पहले इफ़ यू आर एबल टू रिकॉल हड़प्पन्स के समय पे यूज़ होता है साहब, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो वी फाइंड कि ये जो प्ला की हम लोग बात करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ प्ला, तो ये तो हड़प्पन से यूज हो रहा है, अमेरिकन्स ने भी यूज किया था, बट उनको पता चल गया कि यार हम लोग ये जो छोटा मोटा प्लग का यूज करेंगे उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम जो विस्तार में घुस रहे हैं वहां पे बहुत जाड़ा और बहुत ही मोटा ग्रास है साहब, ठीक है। प्रेरीज अगर आपको पता होगा, प्रेरी इज अ ग्रासलैंड, अगर आपने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा है, प्रेरी जो है वो ग्रासलैंड का प्रकार है। और ये ग्रासलैंड की खासियत ये है दोस्तों कि ये बहुत ही जाड़ा होता है, बहुत ही गड्ढा होता है साहब, ठीक है। तो इसके लिए एनसीईआरटी भी लिखती है कि द प्रेरी वाज कवर्ड विद अ थिक मैट ऑफ ग्रास विद टफ रूट्स। क्योंकि सदियों से यहाँ जनरेशन बाय जनरेशन अगर आप देखोगे, सालों से एक ही प्रकार के घास उगा करते थे, और वहाँ पे हम लोग जब देखते हैं पूरा ओवरऑल, जब सिनेरियो को भी एनालाइज करते हैं, तो पता चलता है कि कोई आया नहीं था। और बेसिकली आदिवासी लोग थे, तो आदिवासी लोग ज़्यादा नेचर को चैलेंज नहीं करते थे। इनफैक्ट आपकी जो ट्राइबल कम्युनिटी की वे ऑफ लाइफ है, वो हमेशा अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो बहुत ही ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है, और नेचर के अगेंस्ट में जाने की वे ऑफ लाइफ नहीं मिलेगी साहब, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको यही मिलता है, द प्रेरी वॉज कवर्ड विद अ थिक मैट ऑफ ग्रास रूट्स साहब, ठीक है ना, बहुत ही टफ ग्रास रूट्स आपको मिलेंगे। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन्स अमेरिकन्स जब यहाँ से मूव होते हैं, दे मूव फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट टू द वेस्ट कोस्ट। हाँ, मैं आपको थोड़ा
यहाँ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए कि एक सोसाइटी कितना स्ट्रगल करती है अपने आप को आधुनिक बनाने के लिए साहब, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले ईस्ट कोस्ट के अंदर थे, यहाँ पे लिमिटेड एग्रीकल्चर था, यहाँ पे सिंपल मेथड ऑफ फार्मिंग आपका हो जाता था साहब, ठीक है। यहाँ से माइग्रेट होते 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 व्हेन दे मूव्ड इन दिस रीजन, जब यहाँ पे आए साहब, ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद हमको क्या दिख रहा है, व्हाट डू वी फाइंड साहब, ठीक है। तो हमको क्लियर कट चीज़ें मिल रही है कि इन दिस एरिया हमको एक चीज़ बहुत ही क्लियर कट मिल रही है कि साहब इनकी जो ग्रासलैंड थे वो ग्रासलैंड काटने की आवश्यकता होती है साहब, ठीक है। तो यहाँ पे नई टेक्निक इन्होंने यूज़ की। ये नई टेक्निक के अंदर इन्होंने बेसिकली जो अपने घास कटिंग का जो मेथडोलॉजी था, एग्रीकल्चर को नई तरह से पूरा डिवॉल्व करने की मेथडोलॉजी था, उसमें उन्होंने ज़्यादा इनफैक्ट रिसर्च लगाए, अपना इनोवेशन करने की कोशिश की साहब, ठीक है। तो एनसीईआरटी कहते थे टू ब्रेक द सोड एंड टर्न द सॉइल ओवर, मतलब जो रूट्स है उसको तोड़ने की पूरी प्रावधान थी। अ न्यू वेराइटी ऑफ फ्लावर वाज डिवाइस्ड लोकली, सम ऑफ देम 12 फीट लॉन्ग। यू कैन इमेजिन कि एक नई वेराइटी ऑफ फ्लावर को यूज़ किया गया है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये प्लग का यूज़ किया गया था अमेरिका के अंदर। हाँ, इफ़ यू कैन सी ओवर हियर, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो वॉकिंग प्लग हम लोग इसको पहचानते हैं साहब, ठीक है। ये वॉकिंग प्लग की खासियत क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ प्लग साहब, ठीक है ना। तो यहाँ आगे आपको पहिया दिखेगा, दिख रहा है आपको साहब, ठीक है ना। दिस इज द व्हील दैट वी कैन फाइंड ओवर हियर, ओके। और पीछे जो है यहाँ पे इंसान खड़ा रह जाता है, पर्सन विल बी स्टैंडिंग, और वो प्लग को पकड़ के उसको धक्का मारेगा साहब, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो यूं करके आपको धक्का मारने की शुरुआत होगी। तो वी फाइंड कि दिस इज नोन एज द वॉकिंग प्लग, ये चलने वाला प्लग है। नोट द फ्रंट रेस्टिंग ऑन अ स्मॉल व्हील साहब, ठीक है ना। एट द रियर हैंडल विथ विच द प्लवमैन गाइडेड द प्लग वाज हिस्ड टू अ टीम ऑफ ऑक्सन और हॉर्सेस साहब, ठीक है। तो इसके आगे क्या होता था कि ये लोग धागा बांध देते थे, रस्सी बांध देते थे, और कभी कभी बुल होते हैं ना, बुल आपके बैल कहते हैं हम लोग साहब, बैल के साथ लिंकअप कर देंगे, या अगर आप समझने की कोशिश करोगे हॉर्सेस के साथ लिंकअप कर देंगे, गेटिंग अ पॉइंट है ना। तो ये इनके यहाँ पे एक ट्रेडिशनली पॉइंट मिलता रहेगा जब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दी एग्रीकल्चर इन अमेरिका साहब, ठीक है ना। तो अमेरिका के अंदर इन्होंने नए प्रकार के प्लग का यूज़ करने की शुरुआत की। अब ये जो नए प्रकार के प्लग यूज़ करने शुरुआत की, उसके फ़ायदा क्या होता था साहब, ठीक है ना। तो वी फाइंड कि इनकी जो एग्रीकल्चर है उसमें लैंड को प्लगिंग करने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ईजी हो जाता था, ठीक है। देयर फ्रंट वॉज रेस्टेड ऑन स्मॉल व्हील्स एंड दे वर हिच्ड ऑन 6 योक्स ऑफ द ऑक्शंस और दी हॉर्सेस। मैंने आपको बताया कि 5-6 बैल के साथ या घोड़ों के साथ ये लोग बनाने की शुरुआत करेंगे। और 20th सेंचुरी के अंदर हमको ये पता चलता है कि बहुत सारे फार्मर्स ने इनफैक्ट ग्राउंड जो है उसको हलिंग करने के लिए, उसको प्लगिंग करने के लिए अलग अलग प्रकार की चीज़ों का यूज़ किया था। तो एक तो इन्होंने बेसिकली व्हील प्लग का यूज़ किया। अब देखो इंडिया के अंदर अभी भी अगर आप देखोगे तो हमको ट्रेडिशनल प्लग ही मिलता है। इन्होंने व्हील प्लग का यूज़ किया, पहिया वाला इनफैक्ट है ना प्लग चला दिया साहब। उसके साथ साथ आपको पता चलता है कि कुछ कुछ जगहों के ऊपर ट्रैक्टर्स को भी इन्होंने ज्वाइंट किया था। अब 20th सेंचुरी के अंदर शुरुआत थी, मतलब 1900s की बात कर रहा हूँ मैं। इंडिया के अंदर 1900s में भी मैकेनाइजेशन अभी शुरू नहीं हुआ था। इंडिया में इवन 20th सेंचुरी में भी मैकेनाइजेशन उतना नहीं आया है। अमेरिका के लोगों ने तब मैकेनाइजेशन कर दिया था साहब, ठीक है ना। तो ट्रैक्टर्स होते हैं, डिस्क प्लग होते हैं, इन सब का यूज़ किया, जंगलों को साफ किया, ग्रास को कट किया, और फिर वहाँ पे वीट की एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया साहब, इस प्रकार के प्लग को यूज़ किया। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो वी फाइंड कि इस तरह के प्लग का यूज़ करने के बाद अमेरिका के अंदर काफ़ी सारा आपकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की शुरुआत होती है, और ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण इनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। समझेगा आप लोग, ठीक है ना। तो ये आपकी व्हील प्लग है, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये लोग क्या करते थे कि ये जो प्लग है ये घोड़े के साथ बांध दिया करते थे। तो इफ़ यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ करीबन आपको 15-20 घोड़े दिख जाएंगे, और उन सब को बेसिकली पीछे प्लग के साथ जॉइंट अप किया गया है, ठीक है। और पीछे जो इंसान है वो पकड़ के थोड़ा उसको धक्का मार देगा, तो इंसान को तो एफर्ट ज़्यादा करने की आएगी नहीं। अब पर्सन इज बेसिकली वो तो पीछे खाली गाइड करने के लिए खड़ा है, क्योंकि जो एफर्ट करने वाला है वो तो घोड़ा करेगा साहब, ठीक है। अब देखिए इंडिया में कभी भी घोड़े से खेती नहीं देखने को मिलती है आप, ठीक है, बहुत ही। आप देखिए इंडिया में बुल से खेती मिलेगी आपको, गाय से मिल जाती है साहब, ठीक है ना। जनरली बैल होता है गाँव के अंदर, पर आपको घोड़ा नहीं दिखेगा। अमेरिकन है ना, थोड़े एक्सपर्ट निकले साहब। तो अमेरिकन ने भाई साहब इन्होंने ये जो हॉर्सेस का उपयोग किया है, ये हॉर्सेस के उपयोग के द्वारा इन्होंने एक नई चीज़ों को बनाने की कोशिश की साहब, ठीक है। सो दे स्टार्टेड ब्रेकिंग द प्लग बिफोर द एज ऑफ मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन हुआ उसके पहले ही बेसिकली इन्होंने इस प्रकार की चीज़ों का यूज़ किया। तो ये देखिए ये मॉडर्न टेक्निक्स हम लोग कह सकते हैं, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो ये चीज़ आपको मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ये लोग कोई भी नए एरिया में आते थे, वेन एवर दे यूज्ड टू एंटर इन अ न्यू एरिया, इनको पता चलता था कि यार यहाँ पे तो बहुत बड़ा घास है। अगर आप देख रहे हो
दिस इज द ग्रासलैंड, हाँ ये प्रेरीज है साहब, ठीक है। तो ये लोग पहले तो घास को काटा करते थे। अब कोई भी इंसान होता है अगर वो सिकल से यूज करेगा, सिकल अगर आपको पता होगा तो यूं करके, यूं सी शेप आती है, उल्टा सी शेप, जिसे हम लोग काटते हैं, कोई भी छोटा मोटा कट करना है। पर सिकल से करने बैठोगे तो साहब सदियां निकल जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा जंगल साफ करना है आपको, ठीक है, घास साफ करना है। तो इन्होंने क्या किया, बेसिकली ये बड़े प्रकार के स्काइथ बना दिए। अगर आप देख रहे हो SCYTH, स्काइथ कहते हैं उसको। ये स्काइथ को पकड़ के यूं करके मारेंगे, दे विल बेसिकली पुट इट लाइक दिस। इस तरह से उन्होंने, अमेरिकन ने मारा उसको, तो आपके जो घास है वो घास बैठ जाएगा, फिर उसको काटना बहुत इजी हो जाता है। फिर उसके बाद ये आपके घोड़े हैं, ये घोड़े वाले प्लग चला दिए जाएंगे, तो आपका लैंड का प्लगिंग भी हो जाएगा। और लैंड का जैसे ही प्लगिंग हो गया तो ऑटोमेटिकली वी फाइंड कि आपके यहाँ पे जो प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन में जो एग्रीकल्चर है, ये एग्रीकल्चर में भी आपको थोड़ा बहुत ग्रोथ दिख जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ऑल दिस केसेस हमको क्या दर्शाता है, हमको यही चीज दर्शा रही है कि ये जो एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस चल रही थी, ऑल द प्रैक्टिसेस दैट वर गोइंग ऑन इन अमेरिका, ये प्रैक्टिसेस के अंदर हम लोग ज़रूर से कह सकते हैं कि अमेरिका के अंदर जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है, ये मॉडर्न एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी इनोवेशन हुआ था साहब, ठीक है ना। ये इनोवेशन को ही समझना हमारे लिए आवश्यकता है, समझे कि नहीं समझे, है ना। देख, उसके सिवाय हम लोग को जब प्रश्न आता है तो वो प्रश्न ये होता है कि एक बार चलो आपने प्लगिंग कर दिया, अगर आपको सॉइल का पॉइंट आपको थोड़ा बहुत पता होगा साहब, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर कैसे आप स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हो एग्रीकल्चर के अंदर साहब, ठीक है ना। तो पहले क्लियरिंग ऑफ लैंड करोगे, यू विल ट्राई टू क्लियर द लैंड साहब, ठीक है। अब लैंड कैसे क्लियर की अमेरिकन ने, तो स्काइथ से यूज कर दी साहब, है ना। इन्होंने सब घास बास को काट दिया। उसके बाद इन्होंने प्लगिंग कर दी साहब, ठीक है। अब प्लगिंग के अंदर मैंने आपको बताया व्हील प्लग का यूज किया, और उसके साथ किसको ज्वाइन कर दिया साहब, ऑक्सिस को या हॉर्सेस को ज्वाइन कर दिया साहब। तो ऑटोमेटिकली आपका प्लगिंग का मेथड भी फास्ट हो गया साहब, ठीक है। उसके बाद आपने साथों साथ सोइंग भी कर दिया साहब, और सोइंग और रिपिंग के लिए भी इन्होंने मशीन यूज किया था। अगर आप देखोगे, सोइंग और रिपिंग के लिए भी इन्होंने बेसिकली मशीन यूज किया था। इफ यू कैन सी ओवर हियर, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे रीपर नाम का एक मशीन दिख रहा है आपको साहब, ठीक है ना। तो साइरस मैककॉर्मिक करके एक इंसान थे बेसिकली, जिन्होंने ये रीपर का यूज किया था 1831 के अंदर। और इसके द्वारा आपका जो एग्रीकल्चर है वो थोड़ा इजी हो जाता है, समझे आप लोग, ठीक है। तो देखिए कि मैकेनाइजेशन कैसे आपको हेल्प करता है अपनी इकोनॉमी को डेवलप कराने में, और साथों साथ अपना प्रोडक्शन को बढ़ाने में साहब, ठीक है ना। तो वी फाइंड कि इन्होंने सोइंग रीपिंग का पूरा प्रोसेस आगे कंप्लीट कर दिया, और फाइनली क्या था साहब, आपका हार्वेस्टिंग रेडी हो गया साहब। जैसे ही हार्वेस्टिंग रेडी हो गया, आपका क्रॉप रीपिंग के बाद हार्वेस्टिंग के अंदर चला गया, और बात खत्म साहब, ठीक है। आपको पैसा मिलने की शुरुआत हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये तो आपका इनिशियल प्रोसेस था। इन सब के अंदर इन्होंने मैकेनाइजेशन यूज करने की शुरुआत की साहब, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है कि पहले प्लगिंग करने की शुरुआत की, लैंड को काट दिया, फ्लैट कर दिया, ग्रास को काट दिया। उसके बाद जब क्रॉप आपका राइप हो जाता था, मतलब क्रॉप आपका तैयार हो जाता था, गेहूं बन जाता था, तो उसको हार्वेस्ट करना था। अब काटने बांटने की शुरुआत होगी, उसकी छटनी करने की शुरुआत होगी। अब ट्रेडिशनली क्या होता है कि जो आप कोई भी ग्रेन होते हैं उसको हार्वेस्ट करने के लिए आपको सिकल का यूज करना पड़ता है, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो वी फाइंड कि सिकल, मैंने आपको बताया इस प्रकार का होता है, एक्चुअली सिकल इज समथिंग लाइक दैट, इस प्रकार की आपकी होगी। और यहां से यूं करके काटे जाएगा साहब, ठीक है ना। ये जो सी शेप है, ये बेसिकली ब्लेड होती है, दिस इज द ब्लेड, है ना। तो ये कटता है आपके यहाँ पे, जो भी क्रॉप होगा, ये क्रॉप को यहाँ पे टच करेगा से फॉर एग्जांपल, तो क्रॉप फिर यहाँ से टूट जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, फिर उसको ले लेंगे ये लोग, है ना, समझे। तो पहले क्या था कि ये जो सिकल से आप कोई भी क्रॉप को कट करते हो, क्रैडल से या सिकल से, तो आपको बहुत सारा ह्यूमन लेबर लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा साहब, ठीक है ना। तो अमेरिकन बहुत स्मार्ट थे, अमेरिकन ने कहा कि यार ये ह्यूमन लेबर की क्या आवश्यकता है साहब, ठीक है। तो हम लोग इतने सारे लोगों को बेसिकली यहाँ पे रखेंगे खाली काटने के लिए क्रॉप्स को, जो बेसिकली क्रॉप्स को काटने का काम करते हैं, कि बहुत ही हेवी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए बेसिकली ये जो मैककॉर्मिक करके जो जेंटलमैन थे, साइरस मैककॉर्मिक, इन्होंने बेसिकली रीपर बना दिया। ये रीपर से फायदा ये हुआ कि इसका कटिंग का जो प्रोसेस है बहुत ही फास्ट हो जाता है, समझे कि नहीं समझे, है ना। सो ही स्टार्टेड रीपिंग द क्रॉप्स। और बेसिकली 5 इंसान पूरे दिन के अंदर 16 इंसान के आसपास का काम कर देते थे। मतलब क्या है कि अगर आप सिकल से काम करोगे तो यूनिट 16%, अगर आप रीपर से काम करोगे तो यूनिट 5%। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो आपके कितने 11 मजदूरों की जो काम है वो रीपर ने अपने हाथ से ले ली साहब, समझे आप लोग, ठीक है। सो वी फाइंड कि 5% जो है जो क्रेडल से काट करेंगे, 16% जो है वो सिकल से काम करेंगे, सॉरी माय बैड, ठीक है। 5% विद क्रेडल एंड 16% विद सिकल साहब, ठीक है। वो सब कुछ बेसिकली एक रीपर काम कर देगा। यू कैन इमेजिन कि क्रेडल से 5 लोग काम करते हैं, जो काम 16 लोग सिकल से करेंगे,
वही काम बेसिकली एक बंदा है, देयर इज ओनली वन मशीन दैट कैन टेक ओवर, मतलब इवेंचुअली टुक द वर्क ऑफ 21 पर्सन। आखिर के अंदर अगर आप देखोगे एक मशीन इंट्रोड्यूस होता है तो 21 लोगों का काम ले लेगा साहब, ठीक है। तो अमेरिका के अंदर भी यही होता है कि इनिशियली इन्होंने जब मैकेनाइजेशन किया तो पहले रीपर का यूज़ किया। अब रीपर तो यूज़ किया इन्होंने, रीपिंग के द्वारा काफ़ी सारा प्रोडक्शन बढ़ाया क्योंकि इनकी कटिंग की प्रोसेस थोड़ी ईजी हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ क्रॉप्स बिकेम ईजी, दैट्स वेरी क्लियर कट, वो तो दर्शाता ही है कि उनकी प्रोसेस थोड़ी ईजी हो गई। अब सवाल ये था कि इसके अंदर और भी इनको ज़्यादा आगे बढ़ना था, दे वांटेड टू डू समथिंग मोर, और ये कैसे आगे बढ़ेंगे, इसके अंदर और क्या नया कर सकते हैं साहब, ठीक है। तो जब इन्होंने टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कंटिन्यू किए ही थे, इनको पता चल गया था कि अब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आने की शुरुआत हुई है तो हम और भी चीज़ें कर सकते हैं। तो धीरे 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 20th सेंचुरी तक आते आते इन्होंने बेसिकली एक नए मशीन का यूज़ किया जिसका नाम है कंबाइंड हार्वेस्टर। ये एक्चुअली आजकल पंजाब में यूज़ होते हैं साहब, ठीक है। कंबाइंड हार्वेस्टर अगर आप देखोगे नॉर्थ इंडिया के अंदर, और इनफैक्ट ये कंबाइंड हार्वेस्टर की फ़ायदा ये था कि 500 एकड़ का जो गेहूँ है वो 2 हफ्ते के अंदर आप पूरा का पूरा हार्वेस्ट कर सकते हो। 500 एकर्स ऑफ लैंड, हाँ, कैन यू इमेजिन कितनी बड़ी जगह आपकी जगह होगी 500 एकर्स। ये 500 एकड़ की लैंड खाली और खाली 2 वीक्स के अंदर आप उसको हार्वेस्टिंग कर सकते हो। यू कैन डू द हार्वेस्टिंग इन 2 वीक्स एंड दिस थिंग शोज कि क्या उसका सिग्निफिकेंस रहा होगा साहब, ठीक है ना। तो ये जो सिचुएशन बनी है, हाँ, द सिचुएशन दैट हैज़ बीन क्रिएटेड ओवर हियर, ये दर्शाता है कि किस तरह से आपका वीट फार्मिंग जो है वो वीट फार्मिंग अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में होने की शुरुआत हो गई। क्रॉप को कट करने के लिए अब आपको है ना मजदूरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्रॉप को सोइंग करने के लिए आपको बेसिकली प्लगिंग करने के लिए मजदूरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब जगह पे मैकेनाइजेशन आ जाता है एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड आपके यहाँ पे जो बड़े-बड़े फार्मर्स हैं, उन्होंने ये सब मशीन्स को यूज़ करने की शुरुआत की, जंगलों को साफ़ किया, ज़मीन को समतल किया एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको ये पता चलता है कि मशीन्स यूज़ करने के कारण अमेरिका के अंदर आपका क्रॉप प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाएगा। समझे कि नहीं समझे, है ना? गेटिंग माय पॉइंट? तो इसके लिए एनसीईआरटी लिखती है कि फॉर द बिग फार्मर्स ऑफ द ग्रेट प्लेन्स, अमेरिका के अंदर जो प्लेन विस्तार है, वहाँ मशीन्स ने बहुत सारे अट्रैक्शंस लेके आए। क्यों फ़ायदा हुआ अगर आप समझने की कोशिश करोगे? क्योंकि व्हीट ऑलरेडी अगर आप समझोगे तो डिमांड के अंदर था। व्हीट की डिमांड पहले से हाई थी क्योंकि वर्ल्ड वॉर और वर्ल्ड वॉर के बाद की जो सिचुएशन है, वहाँ अमेरिका के अंदर गेहूँ बहुत बड़ी मात्रा में मिलेगा साहब, ठीक है ना, डिमांड के अंदर। अब जब कोई भी चीज़ की डिमांड आपकी हाई है और सप्लाई आपका लिमिटेड है तो क्या होता है साहब, आपकी प्राइसेस भी बढ़ जाती है। ये तो सिंपल इकोनॉमिक्स है, प्राइसेस विल इवेंचुअली इंक्रीज। व्हीट के अंदर भी यही हुआ दोस्तों कि आपकी यहाँ पे प्राइसेस बहुत बढ़ गई साहब। अब जब गेहूं की प्राइसेस बढ़ रही है, व्हेन द व्हीट प्राइसेस आर इंक्रीजिंग साइमल्टेनियसली, जब आपके गेहूं की प्राइसेस बढ़ रही है तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन साहब, व्हेन द व्हीट प्राइसेस विल इंक्रीज साहब, ठीक है ना। तो वी फाइंड यहाँ पे हमको पता चलता है कि ये जो व्हीट प्राइसेस आपके बढ़े हैं उसके कारण यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स थे या जो आपके प्रोड्यूसर्स हुआ करते थे, ये जितने भी प्रोड्यूसर्स ने कुछ ना कुछ बेसिकली अपना काम करने की शुरुआत की साहब, ठीक है ना। तो वी फाइंड द न्यू मशीन्स अलाउड द बिग फार्मर्स टू रैपिडली क्लियर द ट्रैक्स, ब्रेक अप द सॉइल, रिमूव द ग्रास एंड प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर द कल्टीवेशन। नए मशीनों से बहुत सारी चीज़ें शुरुआत हो जाती है साहब। आपने सॉइल को तोड़ दिया, ग्रास को हटा दिया, बड़े बड़े एरियाज को साफ कर दिया, कल्टीवेशन के लिए शुरुआत हो गई विथ वेरी क्विक मेथड एंड मिनिमम नंबर ऑफ लेबर रिक्वायर्ड साहब, ठीक है। आपके पास अब लेबर की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप मशीन्स के साथ काम कर रहे हो। और इसी के कारण हमको पता चलता है कि जब मशीनरी का यूज़ हुआ तो 4 इंसान मिलके ओनली विथ 4 पर्सन प्लगिंग से लेके सीडिंग से लेके हार्वेस्टिंग वाला जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, करीबन 2 से 4 हज़ार एकड़ की ज़मीन के अंदर आप 4 या 5 लोगों से काम कर पाते थे। यू कैन इमेजिन 4 पर्सन्स विल बी एबल टू डू द एग्रीकल्चर इन 2000 एकर्स ऑफ लैंड। समझ में आ रहा है आपको ये क्या दर्शाता है? व्हाट डज दिस थिंग शोज? हाँ, दिस थिंग शोज कि हाउ दिस थिंग मैटर साहब, ये कितना इनफैक्ट सिग्निफिकेंट होगा कि खाली 4 लोग मिलके, दस ओनली 4 पर्सन एंड 2000 एकर्स ऑफ लैंड साहब, ठीक है। 2000 एकर्स ऑफ लैंड विल बी क्लियर्ड ओनली विद द 4 पर्सन साहब, ठीक है। इंडिया के अंदर ऐसा हो गया है कि अगर आप 1 एकड़ का भी एरिया देखोगे ना, इन इंडिया इफ यू कैन फाइंड 1 एकड़ ऑफ लैंड, मोर देन 50% विल बी डिपेंडेंट ऑन दैट। ये हाइपोथेटिकली मैं बात कर रहा हूँ, ब्रिटिश इंडिया में तो ये सच्चाई हुआ करती थी। अमेरिका की खेती की खासियत ये रही है कि इन्होंने मैकेनाइजेशन किया और बहुत ही लार्ज स्केल लैंड के ऊपर इन्होंने दबदबा बनाया क्योंकि जंगल साफ किए
और जिसने जंगल साफ किए वो उसकी ज़मीन हो गई साहब, ठीक है। सरकार ने भी कहा कि भाई तुम साफ करो, तुम रह जाओ, हम तुमको वो परवाना लिख के दे देंगे, वी विल गिव यू द लाइसेंस और आपको बता देंगे साहब, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सिचुएशन बनती है अमेरिका के अंदर, जहाँ पे बहुत ही लार्ज स्केल आपकी लैंड क्लियरेंस हुई, और लैंड क्लियरेंस होने के कारण लोग बेसिकली सेटल हुए, बहुत मज़े की लाइफ इनफैक्ट अमेरिकन के अंदर जीने की शुरुआत हो जाती है, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये जो सिचुएशन बनी है अमेरिका के अंदर, ये चीज़ दर्शाती है कि कैसे अमेरिका के अंदर एग्रीकल्चर का ग्रोथ हुआ होगा साहब, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, याद रखेगा। अमेरिकन एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी नहीं आई होती तो अमेरिका आज पूरी दुनिया को गेहूं नहीं खिला पाता। इनफैक्ट कॉर्न, अगर आपको पता होगा, मक्का कहते हैं हम लोग साहब, ठीक है ना। मक्का जो है, कॉर्न जो है, वो भी बेसिकली अमेरिका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, और वो अपनी कैटल्स के लिए खिलाने के लिए, अपने जो पोल्ट्री फार्म्स और स्वाइन फार्म्स है साहब, उसको खिलाने के लिए भी यूज़ करता है, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। अब देखिए कि इन्होंने सीडिंग के लिए ट्रैक्टर्स यूज़ किया है, अगर आप देख रहे हो ड्रिल्स एंड ट्रैक्टर्स यूज़ किए। ये 1910 का एक फोटोग्राफ है, डकोटा करके अमेरिका का एक स्टेट है, अगर आपको पता हो, नॉर्थ डकोटा करके साहब, ठीक है ना। हियर यू कैन सी 3 ड्रिल्स प्रैकल्स यूनिट अनहिच्ड फ्रॉम द ट्रैक्टर साहब, ठीक है। यहाँ 3 ड्रिल दिख रहे हैं, 1 नंबर है, 2 नंबर है और 3 रहा है, ये यहाँ पे पड़े हैं साहब, ठीक है। ये जनरली ट्रैक्टर के साथ बांध के चलाए गए थे। द ड्रिल्स वर अबाउट 10 to 12 फीट लॉन्ग ईच विथ अबाउट 20 डिस्क ड्रिलिंग द सॉइल फॉर सीडिंग। मतलब ये है कि इसके अंदर बेसिकली इन लोग ने सीड डालने के लिए इन्होंने जो है ना एक ड्रिल्स वहां पे लगाई है। पैकर्स फॉलो बिहाइंड द ड्रिक्स कवरिंग द सीड्स विद द सॉइल, यू कैन सी द वास्ट सीडेड फील्ड्स एक्सटेंडिंग इनटू द होराइजन। मतलब ये है कि यहाँ पे आपका ट्रैक्टर आ जाएगा दोस्तों, ये ट्रैक्टर बेसिकली ये ड्रिल्स को खींच से जाएगा, ये ड्रिल्स के अंदर नीचे जो है बेसिकली होल हो जाएंगे, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। ये ड्रिल्स जब आप चलाओगे तो इसके नीचे होल हो जाओगे, और इसके पीछे एक इंसान आ रहा होगा, अ पर्सन विल बी कमिंग, और ये जो बंदा है ये बेसिकली क्या काम करेगा, ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो होल हुए हैं ना सब ड्रिलिंग के कारण, वहां पे अपने जो सीड्स है वो सीड्स को रख देगा। जैसे ही सीड्स को रखेगा ऑटोमेटिकली फिर पानी मिलना है, और पानी मिलने के बाद आपका ग्रोथ हो जाएगा साहब, ठीक है ना। तो आप देखिए कि ड्रिलिंग का मेथोडोलॉजी है साहब, आप जब सीड डालने की जो मेथोडोलॉजी है उसमें भी इन्होंने मशीन्स का यूज किया है। एवरी स्टेप दे हैव यूज द मशीन्स, और इसके लिए अमेरिकन बहुत ही आगे चले जाते हैं साहब, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। एक और फोटोग्राफ आपको यहाँ पे दिख रहा है साहब, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो एक ट्रैक्टर है, और जो बेसिकली यहाँ पे प्लगिंग के लिए काम में आ रहा है। इफ यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द प्लगिंग साहब, ठीक है ना, ये प्लग है, और ट्रैक्टर के द्वारा प्लग यूज किया जा रहा है। मेटल के बड़े बड़े इनफैक्ट आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो ग्राउंड को ब्रेक करके चले जाते हैं। द प्लग कुड ब्रेक द सॉइल क्विकली एंड कट इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रास रूट इफेक्टिवली साहब, ठीक है। आपसे बड़े से बड़े ग्रास रूट को इफेक्टिवली तोड़ देगा। नोटिस द डीप फरोज बिहाइंड द मशीन एंड द अनप्लग लैंड विद द ग्रास ऑन लेफ्ट साहब, ठीक है ना। तो इस तरह से इन्होंने काम किया। ओनली बिग विट फार्मर्स कुड अफोर्ड दिस मशीन साहब, ठीक है ना। तो भी बड़े बड़े फार्मर्स ने इनफैक्ट ये मशीन्स का यूज किया। आज की तारीख में भी हम लोग अब जाके ट्रैक्टर का यूज कर रहे हैं। नाउ वी आर यूजिंग द ट्रैक्टर इन द एग्रीकल्चर, पहले नहीं किया करते थे साहब, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे खेती का विकास जो टेक्निकल लेवल के ऊपर होना चाहिए वो नहीं हो पाया, उसमें बहुत सारे रीजंस थे। वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस वाज दिस ओनली, बिकॉज हम लोग मैकेनाइजेशन में ज़्यादा नहीं कर पाए साहब, ठीक है। अगर मैकेनाइजेशन कर पाते तो ज़्यादा आपको चीज़ें मिलती रहेगी, और बहुत सारी चीज़ें आपको इसके अंदर से पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स भी दिखती रहती है साहब, ठीक है ना। अब सवाल ये आता है कि अमेरिका के अंदर 2 सेक्शंस थे। देयर वाज अ सेक्शन ऑफ पीपल जिनको एग्रीकल्चर के कारण बहुत फ़ायदा हुआ। फ़ायदा होने का मतलब क्या है साहब, ठीक है ना। अमेरिका में जब खेती का विकास हुआ तो एक क्लास ऑफ पीपल ऐसे थे जिसको बहुत फ़ायदा होता है। फ़ायदा क्यों होता है साहब? क्योंकि इनको पता चल गया कि देखिए भाई हमारे पास पैसा भी आ गया, हम लोग बहुत पैसा भी कमा रहे हैं, हम लोग है ना अपना जीवन भी चला रहे हैं साहब, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलती रहेगी। अब अमेरिका के अंदर 2 चीज़ें हमको पता चलती हैं। पहली चीज़ हमको पता चलती है कि जब अमेरिका के अंदर जो प्रोसेस शुरू हुआ, यूएसए के अंदर बेसिकली मॉडर्न एग्रीकल्चर का जो प्रोसेस शुरू हुआ, ये मॉडर्न एग्रीकल्चर के प्रोसेस के अंदर हमको क्या चीज़ें देखने को मिली? पहली चीज़ तो हमको देखने को मिलती है कि ईस्ट कोस्ट के अंदर ही पहले सेटलमेंट हुआ। ईस्ट कोस्ट से एक्सपांशन होते होते बेसिकली वेस्ट कोस्ट की तरफ गए। वेस्ट कोस्ट में बीच में नेटिव इंडियंस को ख़त्म कर दिया साहब, ठीक है। नेटिव इंडियंस का मतलब क्या है कि जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी उसको ख़त्म कर दिया। जब ये चीज़ें हो रही है, व्हेन ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन, हमको क्या देखने को मिल रहा है, व्हाट डू वी फाइंड साहब? उसके बाद हमको पता चल रहा है, उसके बाद हमको पता चल रहा है कि अमेरिका की जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से बदल जाती है।
ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट को जब हम लोग ओवरऑल देखते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द ईस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट, वी आर एबल टू सी, और हम लोग को ये अंडरस्टैंडिंग भी बन रहा है कि अमेरिका के अंदर सिचुएशन बदल रही है साहब। नेटिव इंडियंस जो है उनको हटा दिया और इन्होंने उसके बाद मैकेनाइजेशन करने की शुरुआत की। अब जब मैकेनाइजेशन किया तो हमको पता चल रहा है कि बहुत ही लार्ज प्रोडक्शन होता है, और बेसिकली मैकेनाइजेशन के कारण बहुत सारे जो बिग फार्मर्स है, या जिसके लिए हमने एक शब्द यूज किया गया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, व्हीट बैरन्स। क्या कहते हैं? व्हीट बैरन साहब, है ना। ये गेहूं के बड़े बड़े जागीरदार कह सकते हैं साहब, गेहूं के व्यापारी बन गए थे साहब, इन सबको बहुत फायदा हुआ। अब सवाल ये आया कि अमेरिका के अंदर जब ये सब चीजें हो रही थी तो उसमें कुछ कुछ स्मॉल फार्मर्स भी हुआ करते थे, होंगे कि नहीं होंगे साहब? कोई भी समाज होता है उसमें दो प्रकार के लोग होते हैं, एनी सोसाइटी दैट फंक्शंस, उसमें दो प्रकार के लोग होते हैं। अमेरिका के अंदर भी यही था। देयर वॉज वन क्लास ऑफ पीपल बेसिकली जो बहुत पैसा कमाया, जो मालामाल हो गया, जिसके पास बहुत संपत्ति आई, अखुद पैसा भी आ गया। बट देयर वॉज अदर क्लास ऑफ पीपल जो बहुत ही स्मॉल फार्मर्स थे साहब, ठीक है। अमेरिका के अंदर अगर आपको पता होगा 1929 के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आता है। ये ग्रेट डिप्रेशन में कहीं ना कहीं ये जो कॉमर्शियल फार्मिंग और ये जो आपका मैकेनाइजेशन था उसका भी बहुत बड़ा रोल प्ले था। खैर मैं उसके अंदर जाऊंगा नहीं क्योंकि आपका सिलेबस के अंदर लिखा नहीं है। अगर यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी के सिलेबस के अंदर ये टॉपिक को इन्होंने इंक्लूड किया होता तो आपको थोड़ा बहुत समझा था। इनफैक्ट मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर ये ग्रेट डिप्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत बताया था और आपको समझाने की कोशिश की थी कि अमेरिका के अंदर ये जो मंदी आती है, बहुत ही वैश्विक मंदी थी, बहुत बड़ी साहब, ठीक है ना, वो क्यों आती है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट साहब, ठीक है। अमेरिका की सिचुएशन दोस्तों ऐसी हो गई है कि जो आपके छोटे फार्मर्स थे, ये जो छोटे फार्मर्स थे, ये छोटे फार्मर्स की कंडीशन खराब हो जाती है। अब ये क्यों खराब होती है आप समझने की कोशिश करिए। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई द कंडीशंस ऑफ द स्मॉल फार्मर्स वर बैड साहब, ठीक है। अमेरिका में होता ये है कि छोटे फार्मर्स के पास लैंड साइज बहुत ही छोटी है। अब लैंड साइज छोटी है तो ये मैकेनाइजेशन नहीं कर पाएंगे। मैकेनाइजेशन नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा साहब, ठीक है। ये लोग बेसिकली अपनी जो इनकम है, ये इनकम को बढ़ा नहीं पाएंगे। दे वोंट बी एबल टू इंक्रीज देयर इनकम, है ना। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये लोग पॉवर्टी की तरफ चले जाते हैं और अमेरिका के अंदर इनइक्वालिटी भी बहुत बढ़ती है। एक्चुअली हम लोग जितना भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करते हैं उसे इनइक्वालिटी बढ़ती ही है, ये संसार का नियम है। अगर आप टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को ओवरऑल देखोगे समाज में दो प्रकार के डिविजन्स हो जाते हैं। जैसे मैं आपको आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ, साइबर रिवॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं, जो डिजिटल रिवॉल्यूशन पूरे देश के अंदर हो रहा है, उसमें भी आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक क्लास ऑफ पीपल इंडिया में ऐसा है जिसके पास सब कुछ है, लैपटॉप है, मोबाइल है, सबसे एक से एक ढांसू चीज़ें हैं, और ये लोग काफ़ी पैसा भी कमा रहे हैं। मतलब ऐसे अभी अभी तो बड़े बड़े फ़ोन्स आ गए, मोबाइल फ़ोन, मतलब 1.5 लाख 2 लाख रुपए के मोबाइल फ़ोन्स आ गए, और उसके लिए भी लोग वेटिंग के लिए बैठे हुए हैं साहब, ठीक है। देयर इज़ अ क्लास ऑफ पीपल हु इज़ वेटिंग कि भाई ये 1-1.5 लाख रुपए का मोबाइल फ़ोन सबसे पहला मैं लूंगा, आई विल टेक द फर्स्ट पीस ऑफ द मोबाइल फ्रॉम द मार्केट साहब, है ना। मेरा नाम सबसे पहला होना चाहिए, फर्स्ट कस्टमर होना चाहिए साहब, ठीक है। एवरी ईयर सितंबर अक्टूबर महीने में ये प्रोसेस चलता रहता है। उसके सामने कंपेयर टू दैट, इफ यू सी ओवरऑल, अगर आप इसको ओवरऑल समझने की कोशिश करोगे तो दूसरा क्लास ऐसा भी है इंडिया के अंदर। देयर इज अ क्लास ऑफ पीपल इन इंडिया जिसके पास आज की तारीख में भी इनफैक्ट खाने को वांदे हो गए, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो ये सिचुएशन क्या हो गई है, व्हाट हैज हैपेंड साहब, ठीक है। अमेरिका के अंदर ये जो सिचुएशन हुई है ये क्यों हुई है, ये हुई है उसके पीछे का कारण ये है कि आपके यहाँ पे जब डिजिटल या आपकी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण काफ़ी सारे गरीब लोग थे उनको भी इम्पैक्ट पड़ती है, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो एनसीईआरटी लिखती है फॉर पुअर फार्मर्स द मशीन बॉट मिजरी साहब, ठीक है। मशीन्स के कारण उनको बेसिकली और फटका पड़ता है। क्यों होता है आप समझने की कोशिश करिए, उसके पीछे का कारण आपका बदल जाएगा। अब देखिए क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग साहब, ठीक है। गरीब फार्मर था, छोटा फार्मर था, उसको लग रहा था कि यार मैं मशीन लूंगा तो मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि वीट का प्रोडक्शन मैं भी करूंगा और थोड़ा दो पैसा मैं भी कमा दूंगा, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो गरीब फार्मर थे उन लोगों को मार्केट में रहने के लिए, compete करने के लिए बड़े जमींदारों से, बड़े बड़े फार्मर्स के साथ, उन्होंने खुद भी ये मशीन्स मंगाए साहब, ठीक है। उन्होंने डिसाइड किया कि हम मशीन्स को खरीदते हैं, लोन लेंगे हम लोग, बैंक से लोन लेंगे, कर्जा लेने के बाद हम लोग मशीन खरीदेंगे। और हम लोग क्यों मशीन खरीदेंगे, क्योंकि हम ये स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि आपकी जो प्राइजेस ऑफ वीट है, वीट की जो प्राइजेस है वो बेसिकली किस तरह से बढ़ रही है, समझे कि नहीं समझे, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। हाउ द प्राइजेस ऑफ वीट आर इंक्रीजिंग, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वी फाइंड कि ये जो वीट प्राइजेस है इनको ऐसा था कि ये कंटिन्यूसली हाई ही रहेगी, और जितनी प्राइजेस बढ़ेगी हमको प्रॉफिट मिलेगा, हमको जितना प्रॉफिट मिलेगा उतना हम लोग ईएमआई के द्वारा फाइनली क्या कर देंगे साहब, विल बी एबल टू
विल बी एबल टू इवेंचुअली स्टॉप दिस थिंग, और ये जो हमारा पैसा हमने जो लगाया है वो सब हम लोग रिकवर कर देंगे साहब, ठीक है। तो देयर वर मेनी फार्मर्स जिन्होंने बेसिकली पैसा नहीं था, पर इन्होंने ये स्पेकुलेशन किया। स्पेकुलेशन समझ में आ रहा है, क्योंकि आपके गेहूं की डिमांड थी, सबको लग रहा था कि हम लोग ऐसे ही बड़े बड़े मशीन्स लेंगे, हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर कर देंगे। प्रॉब्लम ये होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अमेरिका के अंदर 1929 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ साहब, ठीक है। ये ग्रेट डिप्रेशन से गरीबी और गरीब हो जाएंगे साहब। अब ग्रेट डिप्रेशन क्यों हुआ था, उसके पीछे की स्टोरी क्या थी, उसको थोड़ा बहुत आपको पीछे बैकग्राउंड के अंदर लेके जाना चाहूंगा, तभी आप समझ पाओगे इसके कंटेक्स्ट को साहब, ठीक है। जब आपने मॉडर्न एग्रीकल्चर शुरू किया अमेरिका के अंदर, तो मैंने आपको बताया कि उसका जब से मेन फोकस था वो था मैकेनाइजेशन। ये मैकेनाइजेशन से बेसिकली जो आपके लार्ज फार्मर्स से उनको बहुत फायदा हुआ, क्योंकि इनके पास मशीन्स आने के कारण इनका प्रोडक्शन बढ़ गया, बहुत सारी चीजें हुई। अब जब हम लोग पुअर फार्मर्स की बात करेंगे, इनके पास पैसा ऑलरेडी नहीं था, तो इन्होंने बेसिकली लोन लिया, और लोन लेने के बाद इन्होंने मशीन्स के अंदर इन्वेस्ट किया। इनका टारगेट ये था कि वीट की प्राइसेस बढ़ेगी तो हम लोग को बेसिकली जो लोन वोन है वो भरने में फायदा होगा। प्रॉब्लम ये हुआ कि 1929 के अंदर अमेरिका के अंदर एक आर्थिक बहुत बड़ी दुर्घटना होती है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन। शुरू तो अमेरिका से होता है, फिर पूरी दुनिया को इसको झपेटे में ले लेगा, तो होल वर्ल्ड विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन साहब, ठीक है। क्योंकि अर्थव्यवस्था एक ऐसा टॉपिक है जो इंटरलिंक है। इकोनॉमी इज समथिंग दैट इज इंटरलिंक विद वन एरिया टू अदर एरिया, अदर टू थर्ड एंड थर्ड टू फोर्थ एंड फोर्थ टू फिफ्थ साहब, ठीक है। तो अमेरिका के अंदर भी दोस्तों यही हुआ। व्हाट हैपेंड इन यूएसए, अमेरिका के अंदर ये होता है कि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ। ग्रेट डिप्रेशन क्यों होता है, क्योंकि बेसिकली लोगों के पास परचेजिंग पावर जो है वो कम हो गया। परचेजिंग पावर कम होने का मतलब है कि लोगों के पास इनकम नहीं रही थी। अब इनकम नहीं रही थी, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, पर हम लोग कह सकते हैं कि देयर वर मेनी क्लास ऑफ पीपल इन अमेरिका हु गॉट अनएम्प्लॉयड। और अनएम्प्लॉयड होने के कारण उनके पास अब पैसा नहीं बचा है चीजें खरीदने का। अब पैसा नहीं बचा है चीजें खरीदने का, तो ऑटोमेटिकली डिमांड भी कम होगी। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि इफ डू नॉट हैव द इनकम, आप डिमांड क्या करोगे साहब? इकोनॉमी हमेशा डिमांड सेंट्रिक ग्रोथ के अंदर सोचती है। इकोनॉमी का जो विकास का पहिया है वो क्या कहता है कि भाई डिमांड जितना करोगे, द मोर यू डिमांड, इवेंचुअली मोर ग्रोथ विल टेक प्लेस, एंड द मोर ग्रोथ विल टेक प्लेस विल लीड टू द मोर, आई वुड से, जो एक्सपांशन है वो सब आपका हो पाएगा। समझे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ जो ग्रेट डिप्रेशन की जो स्टोरी है, ये ग्रेट डिप्रेशन की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंगली है अमेरिका के अंदर, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है वो बेसिकली ये जो डिमांड सेंट्रिक ग्रोथ का जो मॉडल था उसको साथ इनफैक्ट लिंकअप की गई है। समझे आप लोग, ठीक है। तो क्या होता है कि अमेरिका के अंदर डिमांड कम हो गई। अब देखिए, डिमांड कम हो गई तो आपकी बहुत सारी कमोडिटीज की डिमांड होगी, वीट की भी डिमांड कम हो जाएगी साहब, ठीक है। अब आपकी वीट की डिमांड कम हो रही है, यहाँ पे पुअर फार्मर्स ने मशीन्स लिए थे। क्यों सोचा था? क्योंकि इनका टारगेट ये था कि गेहूं के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, उसकी जगह घट गया साहब। अब वीट के प्राइसेस आपके डाउन चले गए, यहाँ वीट के प्राइसेस डाउन चले गए, यहाँ पे पुअर फार्मर्स जो थे उन लोग को प्रॉफिट में फटका पड़ गया। अरे प्रॉफिट तो छोड़ो, उनको बेसिक इनकम जो मिलनी चाहिए वो भी मिलनी बंद हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? प्रॉफिट तो छोड़ो, उनको जो बेसिक इनकम मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही थी, वो भी बंद हो जाती है साहब। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट की गई है अमेरिका के अंदर, द सिचुएशन दैट हैज बीन क्रिएटेड इन यूएसए, ये चीज क्या दर्शाती है? व्हाट डज दिस थिंग शोज? ये चीज दर्शा रही है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो थी, अमेरिका के अंदर जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है इन सब चीजों के द्वारा, ऑल दिस थिंग्स रिजल्टेड इनटू ग्रेट डील ऑफ मिजरी, इट रिजल्टेड इनटू ग्रेट डील ऑफ डिस्ट्रेस फॉर द पुअर फार्मर्स इन अमेरिका। अमेरिका के अंदर जो गरीब किसान थे उनकी सिचुएशन खराब हो जाएगी। गरीब किसानों को लग रहा था कि यार हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, क्योंकि हमने तो मशीन खरीद लिए थे, हमने तो सोचा था कि भाई विकास होगा, हमारा पहिया चल जाएगा, सब कुछ उल्टा हो जाता है, ठीक है। सो बेसिकली दे वर, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू पे बैक देयर डेट्स। इन्होंने जो उधार लिए थे वो पैसे नहीं दे पाए, और इसके कारण गरीब किसानों ने अपना फार्म छोड़ दिया, फार्म किसी और को दे दिया। दे स्टार्टेड लुकिंग जॉब्स फॉर सम अदर पर्सन साहब, ठीक है। इन्होंने सोचा कि यार हम लोग है ना कहीं और जॉब वॉब ढूंढ देंगे, हमको फायदा मिलेगा। प्रॉब्लम ये था कि अमेरिका के अंदर जॉब्स भी अवेलेबल नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसके पीछे का एक कारण ये था क्योंकि मैकेनाइजेशन हो गया था, और जहां जहां मैकेनाइजेशन होता है
वहाँ वहाँ लेबर की अब डिमांड ज़्यादा होती नहीं है साहब, ठीक है ना। तो लेबर का सप्लाई एक्सेस हो गया था, अब डिमांड नहीं हो रही थी, और यहाँ पे इनको खेत के अंदर भी अब रिटर्न्स नहीं आ रहे, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो हमको देखने को मिलता है कि 19th और 20th सेंचुरी की शुरुआत का जो पीरियड था उसमें काफ़ी ग्रोथ हुआ, पर 1920s के मिड तक का पीरियड, जब हम लोग 1930 या 1929 ऑनवर्ड्स तक की हम लोग बात देखेंगे, तब तक आते आते हमको पता चलता है कि इनकी सिचुएशन खराब हो जाती है। बहुत सारे गरीब किसान तकलीफ में आ जाते हैं। इनके यहाँ पे प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया था, पर डिमांड ज़्यादा नहीं हो रही थी, इसके कारण सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ व्हीट हो गया था। मैंने आपको बताया कि जब व्हीट का सप्लाई बढ़ा, डिमांड नहीं आ रही, तो प्राइजेस ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी डाउन हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वी फाइंड कि बहुत सारी मात्रा में आपका जो अनसोल्ड स्टॉक है, अनसोल्ड स्टॉक का मतलब है कि ऐसा गेहूं जो आपने प्रोड्यूस करके रखा है, वो पड़ता रहा, वो सड़ता रहा, आपके यहाँ पे वेयर हाउसेस के अंदर इनफैक्ट पड़ता रहता है। एंड फाइनली हमको पता चलता है कि इनफैक्ट कोई लेने वाला नहीं था, क्योंकि सोसाइटी के अंदर अब वीट की डिमांड नहीं हो रही थी। वी फाइंड कि ये वीट को बेसिकली घास चारे के रूप में जानवरों को खिलाने के लिए यूज किया गया। वीट के प्राइसेस बहुत कम हो जाते हैं। अमेरिका जो वीट एक्सपोर्ट करता था वो भी पूरी तरह से टूट जाता है। ये सब सिचुएशन के द्वारा 1930s के पीरियड में ये जो ग्रेट डिप्रेशन जो होता है, ये ग्रेट डिप्रेशन ने जो बचा खुचा जो वीट इंडस्ट्री था उसको भी तोड़ दिया। तो इसके द्वारा हमको पता चलता है कि आप जब कोई भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करते हो, और अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन के तो और भी कारण थे। मैंने ये ग्रेट डिप्रेशन को प्रीवियस चैप्टर के अंदर कराया था, मुझे पता है कि ये जो फासिज्म वाला जो चैप्टर है इसके अंदर मैंने थोड़ा समझाया था, क्योंकि राइज ऑफ फासिज्म जो है उसके पीछे एक रीज़न जो है वो है अमेरिका के अंदर ग्रेट डिप्रेशन का। पता नहीं मैंने आप में से कितने लोगों ने वो चैप्टर को देखा है, पर वो चैप्टर के अंदर मैंने ये ग्रेट डिप्रेशन के टॉपिक को लिंकअप करके पढ़ाया हुआ है कि देखिए भाई, वहाँ पे जो ग्रेट डिप्रेशन हो रहा था उसके कारण फासिज्म बढ़ा है साहब, ठीक है। और यहाँ जो हम लोग ये चैप्टर के सापेक्ष में देखते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस होल चैप्टर, तो हमको पता चल रहा है कि सिचुएशन बहुत ही खराब हो रही है। और इनफैक्ट अमेरिका के अंदर आपके जो गरीब किसान हैं उनको बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, उनको बहुत बड़ा फटका पड़ता है, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स हमको समझ में चलता है और पता चलता है कि आपके यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको दिख रही है इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, और आप जो सोच रहे थे कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, वीट फार्मर्स को बहुत फ़ायदा होगा, ये हर बार ज़रूरी नहीं है साहब। इसकी अदर साइड भी हमको मिलती रहेगी, समझे आप लोग, ठीक है। अब देखिए, एक साइड के ऊपर तो आपकी मैकेनाइजेशन की इम्पैक्ट गरीब किसानों के ऊपर तो बहुत होती है। दूसरी इम्पैक्ट को जब हम लोग समझते हैं ओवरऑल, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दी ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ दी मैकेनाइजेशन, आपको एक और पॉइंट मिलेगा साहब, ठीक है ना। तो जब ओवर कल्टीवेशन जब होता है और आपका इंटेंसिव फार्मिंग जब होता है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर जब होगा, तो इसमें आपको और भी प्रॉब्लम होते हैं। देयर विल बी अदर प्रॉब्लम एज वेल साहब, ठीक है। एक तो आपके गरीब किसान यहाँ पे मारे गए, मैंने आपको बता दिया। दूसरा, आपको इंटेंसिव एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट कहाँ मिलेगा, व्हाट अदर इम्पैक्ट यू विल फाइंड इन द फॉर्म ऑफ द इंटेंसिव एग्रीकल्चर साहब, ठीक है ना। इंटेंसिव एग्रीकल्चर का जो सेकंड इम्पैक्ट पड़ता है, द सेकंड इम्पैक्ट दैट वी फाइंड इन द इंटेंसिव एग्रीकल्चर, वो क्या पड़ेगा आप समझने की कोशिश करेगा, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इवेंचुअली। ये जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर का जो सेकंड इम्पैक्ट है, द सेकंड इम्पैक्ट ऑफ द इंटेंसिव एग्रीकल्चर, याद रखेगा, वो हमको मिलता है यहाँ पे, ओवर हियर साहब, ठीक है। और वो क्या मिलता है आप समझिए, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो है कि अमेरिका के अंदर डस्ट बोल क्रिएट होता है। डस्ट बोल का मतलब क्या है, बहुत सारा, अगर आप देखोगे तो पोल्यूशन का एक इशू क्रिएट होता है, डस्ट का इशू क्रिएट होता है। ये जो डस्ट का इशू कैसे क्रिएट हुआ उसके बारे में एनसीईआरटी क्या लिखती है उसको थोड़ा बहुत समझते हैं, समझे आप लोग, ठीक है ना। सो वी फाइंड एनसीईआरटी लिखती है, द एक्सपांशन ऑफ व्हीट एग्रीकल्चर इन द ग्रेट प्लेन्स क्रिएटेड अदर प्रॉब्लम्स। अब आप समझने की कोशिश करिए, ये अदर प्रॉब्लम्स कैसे आया, किस तरह से आता है, समझे कि नहीं समझे आप लोग, ठीक है ना। अब देखिए, अमेरिका की थोड़ी बहुत ज्योग्राफी आपको समझाता हूँ, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि इनफैक्ट अमेरिका की ज्योग्राफी कैसे चलती है। एक्चुअली क्या है कि अमेरिका को अगर हम लोग ओवरऑल समझने की कोशिश करते हैं, तो अमेरिका में जो वीट की एग्रीकल्चर हो रही थी वो कहाँ पे हो रही थी, वीट की जो खेती है वो कहाँ हो रही है, नॉर्दर्न एरियाज में हो रही है। यहाँ पे आपकी वीट की एग्रीकल्चर हो रही है, यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे भी वीट की एग्रीकल्चर हो रही है। अब प्रॉब्लम क्या था, व्हाट वाज द प्रॉब्लम माय फ्रेंड साहब, ठीक है। वीट की एग्रीकल्चर से ऐसे तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, अमेरिका के अंदर ही खाली प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उसके पीछे का एक प्राइमरी कारण आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस बिहाइंड दिस थिंग वॉस कि अमेरिका में जो आपकी हवाएं चलती है वो इस डायरेक्शन में चलती है, समझ में आया कि नहीं है आपको, ठीक है ना। तो आपके यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ जो है,
आपकी विंड का डायरेक्शन एट टाइम्स चलता है, क्योंकि ऊपर तो आपका बर्फ है। अगर आप देखोगे यहाँ तो कनाडा आता है, कनाडा के ऊपर अगर आप चले जाओगे पूरा आर्कटिक वाला रीजन है। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि यहाँ पे वीट का कल्टीवेशन हुआ साहब। ये जो वीट का कल्टीवेशन यहाँ हो रहा है, इसके नीचे वाले रीजन्स में सब आंधी तूफान आने की शुरुआत होगी साहब। अब हवाएं नॉर्मली चलती है साहब, हवाएं नॉर्मली चलती है, ले चले मुझे हवाएं हवाएं हवाएं, वैसी बात है साहब, ठीक है। तो हवाएं जब नॉर्मली चल रही है तो ये जो वीट बोल है, पूरा का पूरा वीट का जो विस्तार है जहाँ पे गेहूं की खेती होती है, वहां से सब कचरा उठा के लेके चलती है। समझ में आया कि नहीं है आपको, ठीक है ना। तो व्हाट डू वी फाइंड, हमको पता चलता है कि ये जो वीट बोल वाला जो एरिया है, वीट बेल्ट वाला जो एरिया है, वहां पे हमको बेसिकली बहुत सारा कचरा जो है वो उड़ाता हुआ दिखेगा। वी फाइंड सो मच ऑफ डस्ट एंड ऑल दिस थिंग्स कमिंग अप, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है अमेरिका के अंदर, ऑल द सिचुएशन दैट हैज बीन क्रिएटेड, ये चीज के कारण क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग साहब, मैं आपको बता रहा हूँ। इस सब चीजों के कारण अमेरिका के अंदर जो साउदर्न स्टेट्स है, साउदर्न स्टेट्स का मतलब क्या है कि जो दक्षिण के राज्य है, ये साउदर्न स्टेट्स बूमा बूम कर रहे हैं कि भाई तुम लोग गेहूं की खेती करते हो, हम लोग को नीचे सब पॉल्यूशन हो रहा है। आपने देखा होगा ये पंजाब वाले रीजन के अंदर भी इनफैक्ट यही इशू चल रहा है। पंजाब में आज की तारीख में भी, भारत के अंदर अगर आपको पता होगा तो क्या इशू चल रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम साहब, ठीक है ना। इवन इन पंजाब वी डू फाइंड कि जो इशू है वो इशू में प्राइमरीली आपके यहाँ पे जो आपकी पड़ोती है, जिसे हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, नीचे का जो आपका क्रॉप होता है, उसका जो रिमेन पोर्शन है उसको जलाने के कारण बेसिकली दिल्ली के अंदर इशू क्रिएट हो रहे हैं। वैसी चीज आपको अमेरिका के अंदर मिलेगी साहब, ठीक है। तो अमेरिका में स्टोरी क्या चल रही है, व्हाट इज द स्टोरी साहब इन अमेरिका साहब, ठीक है। 1930s के अंदर अमेरिका के अंदर बहुत सारे तूफान आए साहब। ये तूफान को डस्ट स्टॉर्म कहा गया। डस्ट स्टॉर्म क्यों हुआ, क्योंकि नॉर्थ से लेके साउथ एरिया के अंदर सब आंधी चल रही थी। ये आंधी के अंदर एट टाइम्स हमको पता चलता है कि ये वीट फार्मिंग है, उसके साथ जुड़ा हुआ मेटल मिलेगा साहब, ठीक है ना। तो वी फाइंड बहुत सारे ब्लैक ब्लिजार्ड्स आने की शुरुआत होती है। 7-8 हज़ार फीट के बेसिकली आपको बड़े बड़े वो है ना, मॉन्स्टरस टाइप ऑफ आपको ब्लिजार्ड दिखेंगे। अगर आप ये जो फोटोग्राफ देख रहे हो, ये फोटोग्राफ के अंदर आपको ये काला कलर का जो धुआं दिख रहा है, ये बेसिकली डस्ट है। दिस इज द डस्ट साहब, ठीक है। तो यू कैन इमेजिन कि ये क्या डस्टिंग की सिचुएशन क्रिएट हो गई है यहाँ पे अमेरिका के अंदर, जहां डस्ट के द्वारा ये सब चीजों को इनफैक्ट मेंशन किया गया है, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये आपके वहां पे हालत बन जाती है। दिस विल क्रिएट अ सिचुएशन इन अमेरिका जहां बहुत सारी वो है ना कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे साहब, ठीक है। और पॉल्यूशन वॉल्यूशन का लेवल भी बहुत हाई हो जाएगा साहब, ठीक है। दे केम डे आफ्टर डे, ईयर आफ्टर ईयर थ्रू द 1930s, 1930 के अंदर आपको यही चीज मिलेगी साहब, ठीक है। ये डस्ट बोल बेसिकली ये वीट फार्मिंग के साथ जुड़ा हुआ एक मैटर आपको मिलेगा, क्योंकि पहले क्या था कि जंगल था, बिकॉज दिस एरिया वॉज अंडर द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के कारण क्या होता था कि आपके यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो ट्रीज और बाकी सारी चीज़ें थी साहब, वो बेसिकली ये सब चीज़ों को रोक देता था। इनफैक्ट एग्रीकल्चर जब आप कोई भी क्या कहते हैं कि फॉरेस्ट्री एरिया को ग्रो करते हो, आप वेजिटेशन को ग्रो करते हो, नेचुरल वेजिटेशन, तो दे क्रिएट अ बैलेंस विद द नेचर साहब। वो बैलेंस नेचर को बैलेंस करने का काम करेगा। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, दिस इज समथिंग वेरी उल्टा गोइंग ऑन साहब, ठीक है। तो ये जो अमेरिका की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में आपके ये सैंड बॉल, ये क्या कहते हैं, डस्ट बॉल और ये सब का क्रिएशन होने की शुरुआत हुई। बहुत सारे फार्मर्स जो थे वो बुआ बुम करते रह गए साहब। आपके डार्क स्काइज बनने की शुरुआत होती है, डस्ट बहुत बड़ी मात्रा में आएगा, लोगों को दिखना बंद हो जाएगा, गला सूख जाएगा साहब, ठीक है। एनिमल्स एट टाइम्स अगर आप देखोगे उनके लंग्स के अंदर ये सब खराब हवा चली जाती थी, डस्ट और मट्टी वाला जो भी पूरा का पूरा है, और बहुत लोग मारे जाते थे साहब, ठीक है। सो वी फाइंड कि ऑल ओवर दी अमेरिका जो साउदर्न रीजन्स है, खास करके साउदर्न प्लेन्स है, वहां पे आपको ये डस्ट बॉल बहुत दिखेंगे साहब, ठीक है। तो बहुत सारी सैंड मट्टी या जो भी है, ये सब कुछ बेसिकली इसके ऊपर उड़ते उड़ते आ जाएगा। बहुत सारे जानवर भी मारे गए, एनिमल्स भी मारे गए, बहुत सारा पूरा का पूरा जो लैंडस्केप है इनका पूरी तरह से बदल जाता है साहब, ठीक है। तो ये जो डस्ट बॉल है उसका फोटोग्राफ एनसीईआरटी के अंदर दिया है। एंड यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, इफ यू कैन सी ओवर हियर, तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि अमेरिका के अंदर जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये सिचुएशन के द्वारा यहाँ पे आपको बेसिकली बहुत सारी सैंड दिखेगी साहब, ठीक है। तो ये जो सैंड है, ये सैंड के अंदर ये सब आपके जानवर फंस गए हैं। यहाँ पे ट्रैक्टर है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो गाय और आपके जो जानवर है वो मारे गए हैं साहब, ठीक है। तो ये आपके डस्टिंग की सिचुएशन होती है अमेरिका के अंदर साहब, ठीक है ना।
अब ये डस्टिंग क्यों हुआ, वाई द डस्टिंग टुक प्लेस, और डस्टिंग के पीछे का कारण क्या है, बेसिकली क्या सिचुएशन अमेरिका के अंदर क्रिएट होती है, उसके पीछे के थोड़े बहुत कारण समझने की कोशिश करते हैं। अब आप समझने की कोशिश करिए, अमेरिका के अंदर ये जो डस्ट बोल है ये क्रिएट होने की आवश्यकता क्यों थी साहब, ठीक है ना। व्हाट हैड गॉन रॉन्ग, वाई द डस्ट स्टॉर्म टुक प्लेस साहब, ठीक है। ये डस्ट स्टॉर्म होने के कारण आपके आपके मशीन्स, ट्रैक्टर्स, जो भी है, आपके गेहूं वेहूं की जो भी खेती थी, वो सब की सब पूरी तरह से खत्म हो जाती है साहब। उसके पीछे का कारण क्या है, इनफैक्ट ये एनसीईआरटी और ओवरऑल अमेरिका की ज्योग्राफी अगर आप थोड़ा बहुत जानते होंगे तो इसमें लिखा गया है कि 1930 में अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा ड्रॉट का पीरियड था, और अमेरिका के अंदर ड्रॉट के पीरियड होने के कारण बेसिकली पानी नहीं आया था, रेनफॉल नहीं हो रहा था साहब, ठीक है। अब जब रेनफॉल नहीं है आपके यहाँ पे, पानी ही अवेलेबल नहीं है साहब, ठीक है ना, तो आपके यहाँ पे क्या होता है साहब, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, देयर विल बी एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। अमेरिका के अंदर भी यही हुआ कि आपके बेसिकली जो रेन फेल हो गए उसके कारण टेम्परेचर बढ़ता है। अब जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेन एवर द टेम्परेचर आर बेसिकली गोइंग अप, और उस दौरान विंड फ्लो हो रही है साहब, ठीक है, विंड फ्लो हो रही है। अब रेनफॉल नहीं होने के कारण घास, इनफैक्ट घास के ऊपर जो भी मट्टी पड़ी है वो मट्टी लूज हो गई है, समझ में आ रहा है, सॉइल जो है वो लूज हो जाती है। एक्चुअली क्या होता है आपको सादी भाषा में बता देता हूँ, इनफैक्ट आप पानी डालते हो ना, तो पानी डालने से सब कुछ चीज़ें कंसोलिडेट हो जाती हैं। अगर आपके घर के यहाँ पे भी मट्टी उड़ रही होती है, इफ सम काइंड ऑफ सैंड डस्ट इज ग्रोइंग नियर योर हाउसिंग एरिया, तो आप क्या करते हो, वहाँ पे पानी डाल देते हो। आप पानी डालने का इंटेंशन दोस्तों वही है कि वहाँ पे पानी डालने से बेसिकली एक चीज़ आपकी सेटल हो जाएगी, वो है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि मेनली कि अब ज़्यादा मट्टी नहीं उड़ेगी साहब। अमेरिका के अंदर बारिश नहीं आई साहब, बारिश नहीं आने के कारण मट्टी लूज हो गई, और सॉइल जब लूज हो गई तो वहाँ पे बेसिकली जो विंड आपकी चलती है, बहुत बड़ी मात्रा में विंड चलेगी साहब, ठीक है, उसके कारण ये सब डस्ट को उठा के लेके चलती है। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो ऑर्डिनरी टाइम के अंदर हमको पता चलता है कि आपके यहाँ पे ग्रास था, ऑर्डिनरी टाइम के अंदर आपके यहाँ पे जंगल हुआ करता था, आपने वो सब हटा दिया, आपने बेसिकली यहाँ पे प्लगिंग किया हुआ है, समझ में आया कि नहीं आया। और प्लगिंग करने के कारण क्या हुआ साहब, व्हाट इज हैपनिंग साहब, आपने सॉइल को लूज कर दिया है। प्लगिंग जब करते हो आप कोई भी, तो प्लगिंग से क्या होता है, सॉइल लूज हो जाएगा, और सॉइल लूज होगा और जब हवा चलेगी तो ये मट्टी तो उड़ेगी साहब, ठीक है। तो अमेरिका में अमेरिकन्स की ग्रीड जो थी ना, द ग्रीड ऑफ द अमेरिकन्स, उन्होंने जो मैकेनाइजेशन किया है, उन्होंने जो बड़े बड़े जंगलों को साफ किया है, वीट कल्टीवेशन को एक्सपांड करने के चक्कर में इन्होंने वेजिटेशन को साफ कर दिया है, ट्रैक्टर चला चला के मट्टी को पूरा खोद दिया है, और बेसिकली मट्टी को लूज कर दिया गया है, क्योंकि इनका टारगेट ये था कि वीट का प्रोसेस करेंगे, वीट का ग्रोथ कराएंगे, कल्टीवेशन के अंदर गेहूं हमको मिलना चाहिए। ये सब चीजें इन लोग को बहुत ही भारी पड़ जाएगी, समझ में आया कि नहीं है आपको, ठीक है। तो व्हाट डू वी फाइंड ओवर हियर, अमेरिका में जब हवा बहुत तेजी से चली, तो इतनी बड़ी मात्रा में तेजी से हवा चलती है तो डस्ट स्टॉर्म क्रिएट होते हैं। डस्ट स्टॉर्म होने के पीछे का कारण आपका वीट कल्टीवेशन है। तो कोई भी चीज को आप जब कर रहे हो तो उसको इंटेंसिवली मत करिए साहब, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस, जो रीजन एक टाइम के ऊपर वीट बोल के रूप में बोला जाता था, वही रीजन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया डस्ट बोल के अंदर। समझ में आया कि नहीं है आपको, ठीक है। अमेरिकन्स को ऐसा टारगेट था कि हमारे पास बहुत ज़मीन है, हम सब जगह पे गेहूं की खेती करेंगे, वो एक नाइटमेयर बन जाता है, एक बुरा सपना बन जाता है। इनफैक्ट ये सेटलर्स ने ऐसा सोचा था कि इन लोग ने बेसिकली ये ज़मीन को कैप्चर कर दिया और ये सब के ऊपर ये लोग पैसा कमाएंगे, इसके ऊपर प्रॉफिट कराएंगे। 1930 तक आते आते इनकी अकल ठिकाने आ गई और उनको पता चल गया कि वी नीड टू रिस्पेक्ट द इकोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ द रीजन। जब तक हमने इकोलॉजी को समझेंगे नहीं, जब तक हम लोग एनवायरनमेंट को नहीं समझेंगे, तब तक हमारे लिए बहुत ही नुकसान होगा। समझ में आया कि नहीं है आपको, ठीक है ना। तो इकोलॉजी एनवायरनमेंट एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, और अमेरिका के अंदर भी यही आपका ये इंटीग्रल पार्ट आपको दिखेगा साहब, ठीक है ना। तो वी फाइंड कि अमेरिकन पीपल लेटर ऑन रियलाइज कि भाई हम लोग है ना एनवायरनमेंट को डैमेज करके खेती कर रहे हैं, जंगल को साफ करके खेती कर दिया, अब वहाँ की जो ज़मीन है लूज हो गई, और फिर आंधी चलती है तो पूरे अमेरिका के अंदर आंधी का डस्ट स्टॉर्म आ जाता है। और कितना डस्ट स्टॉर्म है साहब, देखिए यू कैन इमेजिन कि साहब भारत में भी आंधियाँ चलती है, पर इतनी आंधी नहीं चलती साहब इस तरह से, ठीक है, क्योंकि बारिश बारिश आती है तो चलो मट्टी आपकी सेटल हो जाती है। यहाँ तो बारिश भी नहीं आई साहब, मट्टी पूरी लूज हो गई, फार्मर्स ऐसे ही बेकार बैठे हुए हैं, ग्रेट डिप्रेशन चल रहा है और आंधी चल गई साहब। और आंधी चलने के चक्कर में क्या हो गया, 1935 के अंदर आपको ये सिचुएशन मिल रही है। तो आप जब कभी भी मॉडर्नाइजेशन करोगे, याद रखेगा जीवन के अंदर आप जब भी मॉडर्नाइजेशन करोगे
याद रखिएगा कि नेचर को चैलेंज मत कीजिए साहब, ठीक है। आप जितना नेचर को चैलेंज करोगे उतना ही आपके यहाँ पे आपको इम्पैक्ट भी पड़ेगा, क्योंकि नेचर है ना सब कुछ बैलेंस करने के लिए जाना जाता है। नेचर इज नोन फॉर बैलेंसिंग आउट थिंग्स। नेचर अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो मेनली इनफैक्ट आपको बैलेंसिंग के लिए दिखेगा साहब, ठीक है ना। तो आपको दो तीन चीजें मिलेगी। पहला पॉइंट मिलेगा व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द वेस्टवर्ड एक्सपांशन ऑफ द सेटलर्स इन यूएसए साहब, ठीक है। अमेरिका के अंदर क्या इंपैक्ट हुआ, आपको मैंने क्वेश्चन आपको अभी बताया। अमेरिका का ये चैप्टर खत्म हुआ, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे तो हम लोग ओपियम और इंडिया के एग्रीकल्चर के ऊपर देखेंगे साहब, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ द वेस्टवर्ड एक्सपांशन ऑफ द सेटलर्स इन द यूएसए, मैंने आपको बताया नेटिव्स को साफ किया गया, उसके बाद फॉरेस्ट को क्लियर किया गया, और उसके बाद बेसिकली लार्ज एरिया के अंदर फार्मिंग को आपने शुरू कर दिया साहब। ये सबसे प्राइमरी इंपैक्ट थी साहब, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या पूछा है, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ मैकेनिकल हार्वेस्टिंग मशीन्स इन द यूएसए साहब, ठीक है ना। आपकी मशीन की क्या इम्पैक्ट है मैकेनाइजेशन की, तो अभी मैंने आपको बताया कि इसके एडवांटेजेस भी थे, इसके डिसएडवांटेजेस भी थे। एडवांटेजेस क्या थे कि आपके यहाँ पे बेसिकली जो कटिंग ऑफ द क्रॉप्स है वो बहुत इजीली हो गया। आपके यहाँ पे जो प्रोसेस था वो बहुत ही लेबर सेंट्रिक अब नहीं रहा और मशीन सेंट्रिक हो गया। आपके यहाँ पे टाइम जो है वो बहुत आराम से हो गया, और 4 इंसान या 5 इंसान मिलके 2-3-4 हज़ार एकड़ की जमीन के ऊपर खेती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैरम रमवाना जूस पिया मजा नहीं लाइफ होगी, समझे कि नहीं समझे। उसके डिसएडवांटेजेस की जब हम लोग बात करेंगे, इफ विल टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ मैकेनिकल हार्वेस्टिंग मशीन्स इन यूएसए, तो क्या होगा सब डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि जब मैकेनिकल हार्वेस्टिंग आपके यहाँ पे हो रही है तो लोग बेरोजगार हो गए। लोगों ने बेसिकली बहुत लोगों ने मशीन्स भी खरीदे और सोचा कि भाई हम ये मशीन से प्रॉफिट कमाएंगे, और इसकी इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव हो जाती है। और अल्टीमेटली तो हमने देखा कि आपने ये जो मैकेनाइजेशन किया है जिसके कारण डस्ट बोल हो गए साहब, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। फिर क्या पूछा गया कि व्हाट लेसन्स कैन वी ड्रॉ फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ अ कंट्री साइड इन द यूएसए फ्रॉम अ ब्रेड बास्केट टू डस्ट बोल। हाँ, इनफैक्ट इसके लिए ये जो चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट था इसमें यही लिखा गया था कि एक समय के ऊपर ब्रेड बास्केट था, अब आधी तूफान का बोल बन गया है। तो एक लेसन आपको सीखा जा सकता है कि नेवर चैलेंज द नेचर, नेवर गो फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, नेवर ट्राई टू ओवरथ्रो द एग्जिस्टिंग सिस्टम जो आपके यहाँ पे चल रही है साहब, उसको साथ में लेके चलो। वो अमेरिकन को बाद में पता चली, ये पहले पता चल जाना चाहिए था। अमेरिकन कुड हैव रियलाइज्ड दिस थिंग इन अ वेरी फर्स्ट पार्ट कि भाई ये नहीं करना चाहिए था हमको, पर इन्होंने कर दिया। अब भुगतने का बारी आ रही है, नाउ दे आर बेसिकली रियलाइजिंग कि ये उनसे गलती हो गई है, ठीक है। आपसे नहीं होनी चाहिए, आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपसे नहीं होनी चाहिए, समझ में आया आपको, ठीक है ना। तो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको पूछा गया है अमेरिका के अंदर कि ये डस्ट बोल में कन्वर्ट होने से इम्पैक्ट क्या पड़ती है साहब, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर के 2 पार्ट खत्म हुए, वी हैव कवर्ड 2 पार्ट्स, ओके। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी आएगा। द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज मेनली कंसर्न्ड विद द ओपियम ट्रेडर्स, ठीक है ना। ये जो चैप्टर का पहला पार्ट है ये इंग्लैंड की एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा पार्ट जो है वो व्हीट फार्मर्स के साथ जुड़ा हुआ है। तीसरा पार्ट जो है वो है ओपियम प्रोड्यूसर्स ऑफ बंगाल के साथ जुड़ा हुआ है। इट इज रिलेटेड टू द ओपियम प्रोड्यूसर्स ऑफ बंगाल साहब, ठीक है ना। तो वेनेवर वी फाइंड, ये जो तीसरा पार्ट की हम लोग बात करते हैं, ये तीसरा पार्ट कहाँ पे जुड़ा हुआ है, किस तरह से जुड़ा हुआ है, और तीसरे पार्ट के अंदर बेसिकली आपको वर्ल्ड हिस्ट्री प्लस इंडियन हिस्ट्री इन दोनों का मिक्सचर मिलेगा। तो हम लोग इसको बहुत डिटेल में करेंगे क्योंकि ये हमारे प्रीलिम्स के अंदर भी आने की शक्यता है। ये दोनों क्वेश्चंस तो आपको जनरलाइज मेंस के अंदर लिखने हैं, किसी के कंटेक्स्ट में लिखने होते हैं, तब आपको इसके बारे में पता चलेगा। बट दिस क्वेश्चन मेनली कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव एज वेल कि व्हीट फार्मर्स ऑफ अमेरिका एंड द स्मॉल कॉटेजर्स ऑफ इंग्लैंड, उन दोनों का क्या इंपैक्ट पड़ा था। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको मिलूंगा तो ओपियम प्रोड्यूसर्स ऑफ बंगाल, और फिर प्रीलिम्स और साथों साथ मेंस के अंदर चाइना के अंदर कैसे ओपियम वॉर होता है, ओपियम का प्रोडक्शन के पीछे अंग्रेज क्यों इतने सारे भारत में उत्सुक थे, व्हाई द ब्रिटिश वर सो मच ऑफ आई वुड से एडमेंट टू ग्रो ओपियम इन इंडिया। बहुत सारे रीजंस आपको इसके अंदर से मिलेंगे। तो ये चैप्टर को हम लोग कंक्लूड करेंगे मोस्ट प्रोबेबली अगले 1-2 क्लास के अंदर, और हम लोग उसके बाद ये बुक का जो थर्ड सेक्शन है उसके अंदर चले जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि दोस्तों ये जो थर्ड सेक्शन है, ये थर्ड सेक्शन नए किताब के वर्जन में नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट आप उसको एक बार पढ़ लोगे
तो आपकी एनसीईआरटी ओवरऑल कवर हो जाएगी साहब, ठीक है ना। तो इसको ना ब्रीफली मैं करा दूंगा, एक दो घंटे का एक क्लास लेके इसको कवर करा देंगे साहब, ठीक है। हिस्ट्री एंड स्पोर्ट्स कोई अंदर है और एक क्लॉथिंग के ऊपर चैप्टर दिया है। क्लॉथिंग के ऊपर से इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि वहां से प्रीलिम्स की फैक्ट निकल सकती है क्लॉथिंग की हिस्ट्री को लेके कि ये जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं उसका उद्भव कैसे हुआ था। एक्चुअली क्लॉथिंग को लेके गांधी जी ने सत्याग्रह भी किया था ना। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह किसके साथ जुड़ा हुआ था साहब, ठीक है ना। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह जो है दैट इज रिलेटेड टू दिस क्लॉथिंग हिस्ट्री ओनली, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये इतने पॉइंट आपको पता होने चाहिए जब हम लोग एनसीईआरटी को एनालिसिस करेंगे। तो आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। मैं आपको वेलकम करूंगा कि अगर आप जुड़ना चाहते हो मेरे आंसर राइटिंग कोर्स के अंदर तो यू कैन डेफिनेटली जॉइन अस ऑन दी अनअकैडमी प्लस। PN Live is my referral code and please use this discount code while taking any kind of subscription on the Unacademy. And if you have any queries, I'm available on the application as well. आप application को डाउनलोड करिए, वहाँ मैसेज सेक्शन के अंदर आप मुझे पूछ सकते हो सब्सक्रिप्शन रिलेटेड जो भी कोई भी क्वेरी होगी, तो मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार रहूँगा। खैर हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। I'll see you in the next session. Till then, keep studying.